Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to make another video for topography map. As I have discussed with you in my previous videos for ICSE class 10 geography that in topo sheet frequently asked questions were related with 4 grid reference, 6 grid reference, area of the map extract जितना भी आपको grids दिए गए हैं, directions associated with the 2 grids given जो हैं, direct distance, indirect distance, natural features, man-made features and settlement pattern, drainage pattern, area related questions, definitions and some symbols related question also. Now I am going to discuss a few more frequently asked question in your board examination. First of all, mention 4 characteristics of a river. So observe the riverbed, silt deposits, rocks and pebbles, river and island and narrow channel of perennial water. तो इन सब में से जो आपको वहां ऑब्जर्व होगा वो आप लिख सकते हैं. Mention 3 reasons to show that the area is not developed or the area is rural. Yellow wash denoting agriculture, connected by cart tracks, small settlements, lack of facilities such as metal road और railways. तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि दिस एरिया इज रूरल सेटलमेंट. What type of climate does the region experience? तो आपके पास जो टोपो मैप आता है ये है ही राजस्थान का है, तो ज्यादातर माउंट आबू को छोड़ के हॉट ड्राई क्लाइमेट विद सीजनल स्केंटी रेनफॉल, ये हमारा जनरल क्लाइमेट बन जाता है यहाँ का. ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर इज द टाउन सिचुएटेड? तो इसके लिए फर्स्ट ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ द रिवर. Assume that you are standing in the direction of the flow of water. तो ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया कि आपको एज्यूम करना है कि आप उस पानी के उस वाटर बॉडी के अंदर खड़े हुए हैं. Whatever is your on your left side is the left bank and whatever is your on your right side is the right bank. तो या तो वो लेफ्ट बैंक पे जगह सिचुएटेड होगी या उसके राइट बैंक पे होगी. आप ये इमेजिन कीजिए कि आप उस वाटर बॉडी के अंदर खड़े हैं. आप अपने हाथ खोल लीजिए. अगर वो आपके राइट हैंड साइड में तो राइट बैंक है, लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट बैंक है. Now what is the black vertical line? It is longitude. What is the black horizontal line? It is latitude. And what is the general slope of the land? तो direction towards which the land slopes from reducing spot height. आपने spot height के numbers देखने हैं और या फिर आप flow of the river भी देख सकते हो. आपको पता है कि water flows from higher level to lower level. Next, mention 2 reasons for seasonal rainfall. क्या हो सकते हैं कि सीजनल रेनफॉल हो रहा है, आपको किन पॉइंट्स को देख के ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है? तो ब्रोकन ग्राउंड, सीजनल रिवर, ड्राई स्ट्रीम्स, सीजनल टैंक, ड्राई टैंक, कार्ट ट्रैक, मोटरेबल इन ड्राई सीजन. ऐसे कुछ भी पॉइंट्स आप उसमें देख के कह सकते हैं. आपको कोई 2 रीजन इनमें से चूज करने हैं, मैंने सारे आपको बताए हैं. मेंशन 2 रीजंस फॉर स्कैंटी रेनफॉल. तो और किस चीज से ऑब्जर्व हो रहा है? ओपन स्क्रब है, सैंड ड्यून्स हैं, डिसअपियरिंग स्ट्रीम्स हैं, प्रेजेंस ऑफ कैक्टस है. तो स्कैंटी रेनफॉल मींस बहुत ही कम बारिश हो रही है, क्योंकि राजस्थान में ऐसी जगहें भी होंगी. और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें सीजनल रेनफॉल है, मींस रेनफॉल हो रही है बट कम हो रही है. आपने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा है ना कि अरावली के पैरेलल ही मानसून विंड्स चले जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्राइक ही नहीं होती, तो राजस्थान में ज्यादा बारिश नहीं आती है. और जो दूसरी विंड इस तरफ से आती है वो राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते खाली हो जाती है, उनके पास पानी ही ज्यादा नहीं बचता है. इन विच कोर्स इज द रिवर फ्लोइंग? तो रिवर कहां से कहां फ्लो कर रही है? तो और दूसरा आता है क्वेश्चन इसी के साथ कि कोर्स क्या है, यानी मिडिल कोर्स है, लोअर कोर्स है या अपर कोर्स है. तो ये जहां तक हमारा होता है तो ये मिडिल कोर्स होता है, क्योंकि इसमें मेandering ब्रॉड रिवर बेड होते हैं या फिर सिल्टेड रिवर होती है. रिवर विद मिड चैनल आइलैंड्स बने होते हैं, बीच का पोर्शन व्हाइट आपको ऐसे पैच दिखाया जाता है. तो इट मीन्स ये हमारी रिवर जो होती है वो मिडिल कोर्स में होती है. इसके अलावा मेन ऑक्यूपेशंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें अगर एग्रीकल्चर है तो येलो वॉश, लो लैंड या इवन लैंड. अगर ये वाला एरिया कोई भी आपको दिखाया जा रहा है इट मींस वहां का मेन ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा? आप एग्रीकल्चर लिखेंगे, जो कि हमारा बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. इसके अलावा अगर वहां पर ग्रीन वॉश है, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, तो इट मींस वहां पर फॉरेस्ट्री हमारा ऑक्यूपेशन है. प्रेजेंस ऑफ पोस्ट ऑफिस है, पुलिस चौकी है, पुलिस स्टेशन है, पीडब्ल्यूडी है, सीपीडब्ल्यूडी है, तो आप क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट सर्विसेज भी हैं.
लाइमस्टोन प्योरिफिकेशन और प्रोसेसिंग हो रही है तो आप क्या लिखेंगे, लाइम किल मेन ऑक्यूपेशन है। बेकिंग एंड मेकिंग ऑफ ब्रिक्स हो रहा है, ईंटें बन रही हैं, तो इट मींस ब्रिक किल वहां पर मेन ऑक्यूपेशन है। क्वेरिंग ऑफ लाइमस्टोन हो रहा है तो इट मींस वो लाइमस्टोन क्वेरी है। तो किल और क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं। क्वेश्चंस तो अनलिमिटेड एंड टोपो शीट के साथ, बट क्योंकि आपको 10 मार्क्स में आने में ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। 4 ग्रेड 6 ग्रेड अच्छे से कीजिए। टोपो मैप मैंने इसीलिए पूरा आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करके बनाया है, जितने भी उसके अंदर पार्ट्स आ सकते थे वो भी मैंने कवर किए हैं। इसमें एक और पॉइंट में डिस्कस करना चाहूंगी, जिन्होंने टोपो मैप वाली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए, कि आप जब उसके पास स्केल रखेंगे, स्केल के भी जितने भी मिलीमीटर आपके पास डिस्टेंस आएगा उसको डिवाइडेड बाय आप 2 करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर नहीं आया यानी ऑड नंबर आया, तो इन केस एन ऑड नंबर द रूल ऑफ डेसिमल हैज टू बी फॉलोड आफ्टर डिवाइडिंग द नंबर बाय 2। तो पहले आप नंबर को 2 से डिवाइड कर लेंगे और रिजल्ट विल बी द नेक्स्ट हायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ईस्टिंग हमारा 7 मिलीमीटर आ रहा है, देन डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 3.5 आ जाएगा। 3.5 मिलीमीटर है, बट वी विल राइट 4 एज योर नेक्स्ट डिजिट। एक्सेप्ट इसमें एक एक्सेप्शनल केस क्या है, अगर हमारे पास डिस्टेंस 19 मिलीमीटर आता है, तो व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द ईस्टिंग इज 19 मिलीमीटर और नॉर्थिंग इज 19 मिलीमीटर, यानी हम 20 के बिल्कुल पास है। टोटल 20 डिविजन्स हैं और हम 19 पे हैं, उसकी बिल्कुल एक प्रीवियस वाली डिवीजन पे हैं, तो वी डिवाइड द नंबर बाय 2, वी विल गेट 9.5। तो आइडियली मैंने आपको जो रूल बताया उसके हिसाब से तो 10 होना चाहिए, बट यहां पर हम माइनस करेंगे और हम प्रीवियस डिजिट पे जाएंगे, यानी कि हम 9 को कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट हमारा उस लाइन को टच नहीं कर रहा, उससे थोड़ा सा नीचे है, तो हम 9 ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बाकी डिवाइड करने का रूल तो पता है ही है कि कैसे करना है। अगर आपको एरिया रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो किलोमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, ये मैंने आपके साथ हर वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपके पास रिलेटिव हाइट वाले क्वेश्चन आएंगे कि 10 आर का क्या मीनिंग है, 5 आर का क्या मीनिंग है, तो इसमें 3 कीवर्ड्स आपने ध्यान में रखने हैं। एक रिलेटिव हाइट लेना है, एक वो वाला फीचर जिसके बारे में बात हो रही है, और जितना भी नंबर 5 मीटर 5 आ रहा है तो 5 मीटर लिखना है, 3 आ रहा है तो 3 मीटर लिखना है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, अगर वो नंबर ब्लैक में लिखा गया है तो आपने रिलेटिव हाइट वर्ड यूज करना है, अगर वो नंबर रेड में लिखा गया है तो आपने रिलेटिव डेप्थ वर्ड यूज करना है। और रिमेंबर, ये रिलेटिव डेप्थ है या हाइट है, इसका कभी भी हमने मीन सी लेवल से डिस्टेंस नहीं लिया होता है। तो ये चीजें आपने थोड़ा सा अपने ध्यान में रखनी है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही डीप स्टडी करने के बाद आपको समझ में आते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अब हम कैसे भूल सकते हैं कि जब आप लोग पेपर में क्वेश्चन करते हैं तो आप कौन कौन सी गलतियां ज्यादा करते हैं। अभी तक आपके प्री बोर्ड हो चुके होंगे, हाफ ईयरली हो चुके होंगे, तो उसमें आपके द्वारा की गई फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स कहाँ कहाँ होती हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपकी वो गलतियां अब फाइनल में या फाइनल प्री बोर्ड में ना हो। When an answer for distance is asked in kilometer, give only in kilometer. Do not write all units, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किलोमीटर में ही दीजिए। Next is, if question is asked on contour interval, you have to write that it is the vertical difference between two successive contour lines. अगर आप successive नहीं लिखोगे तो वो continuous बनेगा ही नहीं, and not interval between two contour lines. आप definition में successive को as a keyword मान के चलिए कि मुझे successive word लिखना ही है, या कंसेक्यूटिव लिख दीजिए। टू आइडेंटिफाई अ थिन ब्लू लाइन इन द रिवर, अगर आपको पतली सी लाइन ब्लू कलर की रिवर के बीच में दिखती है, डू नॉट राइट दैट इट इज अ पेरिनियल रिवर, बट द आंसर इज दैट इट इज अ नैरो चैनल ऑफ द पेरिनियल वाटर इन द रिवर, और यू कैन से श्रंकन पेरिनियल वाटर चैनल, क्योंकि वो पानी कम रह गया है। पेरिनियल रिवर थी लेकिन अब उसमें वाटर चैनल रिड्यूस हो गया है, तो ये आपने लिखना है वहां पे। So I am sure now the point is clear. In relative height, the word relative is missing or the unit is missing, then you are going to get no marks. Relative height is never above mean sea level. ये भी मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम height लेते हैं, relative means हम किसी और चीज के comparison में ले रहे हैं, sea level से नहीं ले रहे हैं। रीजन फॉर सीजनल रेनफॉल में आपने लाइन पेरिनियल वेल सिर्फ लिखना है तो इज नॉट एक्सेप्टेड, वो नहीं माना जाएगा। जो मैंने अभी आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए थे वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं। Other than this, triangulated height, spot height, benchmark, contour height without mean sea level not accepted. It means इनके अंदर इनकी definitions पे आपको mean sea level लिखना है, क्योंकि इनका comparison sea level से किया जाता है।
बैंक ऑफ ए रिवर विल बी ऑलवेज लेफ्ट और राइट। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि सपोज करो आप वाटर बॉडी के अंदर खड़े हो, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट बैंक है, राइट हैंड है तो राइट बैंक है। तो इसके अलावा आपका लेफ्ट और राइट के अलावा अगर आप ईस्ट या वेस्ट लिख रहे हैं तो आपका आंसर गलत है। ब्रैकिश के लिए डू नॉट राइट वेल विद ब्रैकिश वाटर, यू हैव टू राइट वेल वाटर विद हाई सॉल्ट कंटेंट, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। So I am sure now you are able to understand what could be the frequently made mistakes by you and how can you correct them. मतलब अब आप वो गलतियां नहीं करेंगे। So thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Still, if you are left with any doubt related with topography map, you can write me in the comment section. I will definitely try to clear your doubt. Thank you.